हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम सुनीता चौरसिया है और मैं आप सभी का कैरियर पॉइंट उज्जैन, जो अपने यहाँ की उज्जैन की कोचिंग क्लास है, वहाँ पे आप सबका स्वागत करती हूँ। और ये जो है अभी हम जो पढ़ाई करने जा रहे हैं वो जो एग्ज़ाम है बैंक और एसएससी दोनों को ध्यान में रखते हुए जो उसमें एक टॉपिक आता है पैराजंबल, यानी सेंटेंस का रीअरेंजमेंट करना, उस चीज़ के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन अभी जो बिल्कुल नेक्स्ट मंथ ही हमारे एग्जाम है, जैसे एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क का, तो उसको फोकस में रखते हुए हम कुछ आपके सामने स्लाइड्स लाए हैं, जिनको आज हम देखेंगे कि हमें इस टॉपिक को किस तरह से सॉल्व करना रहता है। तो ये हमारे सामने पैराजंबल में कुछ स्लाइड्स होते हैं, जैसे कि कुछ सेंटेंस रहते हैं जिनको हमें अरेंज करने होते हैं। अब हम इन्हें सॉल्व कैसे करते हैं उस चीज़ को हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले पैराजंबल को सॉल्व करने का तरीका यही होता है कि हमें सारे सेंटेंस को एक बार रीड कर लेना रहता है। जैसे कि आपका यहाँ पे लिखा है हाँ, तो जैसे हमारे सामने कुछ सेंटेंस दिखे। पैराजंबल आपका मोस्टली जो बैंक में आते हैं वो या तो आपके 5 सेंटेंस रहते हैं उसमें, या तो फिर आपके 6 सेंटेंस रहेंगे वहां पे, जिनको हमें क्या करना होता है, रीअरेंज करना होता है। अब वो कैसे करेंगे, तो हम एक एक करके उनको पढ़ लेते हैं पहले। तो ये हमारे सामने दिया है 6 सेंटेंस यहाँ पे, जैसे ए बी सी डी ई और एफ करके। कई जगह में 5 भी मिलेंगे और कई जगह में 6 मिलेंगे। तो हम इनको पढ़ना शुरू कर देते हैं सबसे पहले। तो जैसे कि आपके सामने पहला लिखा है ए नंबर का, यहाँ पे लिखा है जो मोस्ट कॉमन टाइप होता है इस तरह की मार्केट का, उसमें कई सारी चीजें इंक्लूड होते हैं। जैसे कि क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। सेकंड नंबर पे जो लिखा है वो लिखा है आपका 10। इस तरह से जो बिहेवियर होता है इन फाइनेंशियल मार्केट्स का, ये बिल्कुल क्या होते हैं, अनप्रिडिक्टेबल। अनप्रिडिक्टेबल मतलब वो चीज जिसके बारे में हम अनुमान ही नहीं लगा पाते हैं। और या फिर ये सब चीजें क्या होती है, सडन चेंजेस, यानी इन मार्केट्स में अचानक से कब सडन चेंजेस हो जाए, ऐसा इनका जो रहता है वो बिहेवियर रहता है। आगे लिखा है सी नंबर पे, ये जो मार्केट होती है ये कहीं ना कहीं क्या करते हैं, प्ले करते हैं, निभाती है एक इंपॉर्टेंट, वाइटल मतलब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होते हैं, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि क्या होता है, एलोकेटिंग कैपिटल, यानी प्रदान करती है, किसी को पूंजी प्रदान करते हैं किसी भी बिजनेस के लिए, चाहे वो फिर सरकार हो या किसी भी व्यक्ति को। आगे लिखा है डी नंबर पे, जो कीमतें हैं, प्राइसेस है, दीज मार्केट, इन मार्केट्स की हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं कि वहां की कैसी सप्लाई है और वहां की कैसी डिमांड है, मतलब सप्लाई और डिमांड के बेस पे हम समझ सकते हैं कि उन जो मार्केट है उनकी क्या कीमतें हैं। आगे ई नंबर पे, दिस कैन बी इन्फ्लुएंस्ड, इसको हम समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं, समझने के कई सारे क्या है, इसके रेंज ऑफ फैक्टर, कई सारे इसके फैक्टर्स है। जैसे कि आपका इकोनॉमिक, वहां की कैसी क्या इकोनॉमिक कंडीशन है, क्या उस कंपनी क्या परफॉर्म कर रही है। एफ नंबर में लिखा है फाइनेंशियल मार्केट जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्लेटफॉर्म होते हैं जहां पे क्या होती है, खरीदी होती है, यानी बायर्स होते हैं, खरीदने वाले होते हैं, और सेलर होते हैं, यानी बेचने वाले होते हैं। किस चीज को बेचने वाले होते हैं, ट्रेड मतलब व्यापार करते हैं। किस चीज का ट्रेड करते हैं, आपके फाइनेंशियल एसेट्स का, जैसे कि आपके स्टॉक हो गए, बॉन्ड हो गए, करेंसीज हो गए, यानी इन चीजों का वहां पे क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। तो हमने इस चीज को पहले सारा पढ़ लिया, एक बार ओवरव्यू ले लिया कि क्या इसका हो सकता है। अब हमें सबसे पहले इसको सॉल्व करने का तरीका यह है कि जैसे हमारे सामने दिए हैं 6 सेंटेंस, तो हम देख सकते हैं कि 6 सेंटेंस में कौन सा यहाँ पे आ सकता है। अब हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है कि पहला सेंटेंस जो है वो कौन सा आएगा इसमें। तो हम यहाँ पे अगर फर्स्ट वाला पढ़ते तो यहाँ पे लिखा है द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सच मार्केट। सच मार्केट कौन सी मार्केट, यहाँ पे हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि हम किस मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं। अगला लिखा है 10, जैसे यहाँ पे हमें कुछ वर्ड दिख रहे हैं 10, कुछ वर्ड्स होते हैं आपके, जैसे कि अगर हम बात करें, आपका हो गया 10 हो गया, देयरफॉर हो गया, स्लो हो गया, या फिर इवेंचुअली हो गया। ये कुछ वर्ड होते हैं, ऐसे और भी वर्ड होते हैं जो कि कहीं ना कहीं पूरे सेंटेंस को कंक्लूड करते हैं। तो जब जहां पे भी 10 आ जाता है वो कभी भी उससे हमारा सेंटेंस शुरुआत हो ही नहीं सकती है। तो हमारा बी सेंटेंस भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। दीज मार्केट, यानी कौन सी मार्केट, यहाँ पे भी हम नहीं बता सकते हम किस पर्टिकुलर मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं। अगला लिखा है प्राइसेस इन दीज मार्केट, कीमतें इन मार्केट में, लेकिन कौन सी मार्केट में, यहाँ से भी चीजें समझ में नहीं आ रहा है। अगला लिखा है दिस कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अरेंज, ये चीजें प्रभावित करती हैं, कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं। यानी हमारे सामने बचा है केवल एफ सेंटेंस, यानी कि हमने सारा सेंटेंस पढ़ा और हमें समझ में आया कि हम मोस्टली जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल मार्केट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हमें समझ में आ गया कि हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस होगा वो क्या होगा, आपका एफ, यानी हमारे एफ सेंटेंस से जो है पूरा पैराजंबल की शुरुआत होगी। यहीं पे जो बात करी गई है
अब हमें क्या करना होता है, इसका सेकंड जो प्रोसेस होती है वो ये होती है कि हमें अब पेयर अरेंज करने होते हैं कि कौन सा सेंटेंस किस अगले सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा होता है। तो हमने जैसे यहाँ पे पढ़ लिया, बात करिए कि फाइनेंशियल मार्केट होते हैं, मेनली जो बात करिए स्टार्टिंग है इसे, फाइनेंशियल मार्केट होते हैं वो प्लेटफॉर्म होते हैं जहां पे क्या होते हैं, खरीदने वाले होते हैं और बेचने वाले विक्रेता भी होते हैं, जो कि ट्रेड में ट्रेड करते हैं किस चीज में, फाइनेंशियल एसेट्स में ही, और जैसे कि स्टॉक में, बॉन्ड्स में और करेंसी में। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इसी सेंटेंस को जो यहाँ पे वर्ड दिया है दीज मार्केट, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल मार्केट। कौन सी मार्केट, दीज मार्केट। एफ का जो है कनेक्शन कहीं ना कहीं हमें क्या दिख रहा है, सी से दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम किसके बारे में बात करें, दीज मार्केट। यही जो मार्केट है ये कहीं ना कहीं क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब बात आती है प्रदान करने की। किस चीज को प्रदान करने की, कैपिटल यानी पूंजी को प्रदान करने के लिए, किसी भी बिजनेस को, सरकार को बिजनेस चलाने के लिए, चाहे वो फिर सरकार हो या फिर इंडिविजुअल हो, किसी को भी चलाने के लिए। तो हमें दिख रहा है कि जो एफ का पेयर है वो किससे है, सी से है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके सेकंड नंबर पे सी आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे देख लिया, अब हम कैसे और भी इस चीज को समझेंगे। तो हम अगर इस सेंटेंस को देखा है तो उसी चीज को आगे जो कंक्लूड कर रहा है अगली लाइन में, वो क्या कह रहा है, सच मार्केट। कौन सी मार्केट, पहले हमने फाइनेंशियल मार्केट के बारे में बात करी है कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होते हैं, कुछ प्लेटफॉर्म होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उनका काम क्या होता है कि वो फंड को एलोकेट करते हैं। फिर आगे कह रहा है इसी मार्केट के कुछ मोस्ट कॉमन टाइप भी होते हैं इस तरह के मार्केट के, जिसमें क्या होते हैं, स्टॉक होते हैं, बॉन्ड मार्केट होते हैं और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होते हैं। तो यानी सी के बाद क्या आ जाएगा, हमारा ए आ जाएगा। आगे हम पढ़ते हैं, अब अगली जो हमारे सामने बचे हैं, यानी हमारा एफ हो गया, हमारा यहाँ पे सी हो गया और हमारा यहाँ पे ए हो गया। अब हमारे सामने केवल 3 सेंटेंस बचे हैं जो कि आपका बी, डी और ई। तो हमें इनको पढ़ना है और हमें इसको रीअरेंज करना है। तो यहाँ पे हम पेयर बनाने स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम अगर पढ़ते हैं, लिखा है यहाँ पे प्राइस यानी कीमतें, ये जो मार्केट में होती हैं इनको हम किस चीज से समझ सकते हैं, सप्लाई से, कि वहां पे कीमतों को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वहां पर कितनी सप्लाई हो रही है और कितना डिमांड हो रहा है। अब डिमांड और सप्लाई इसी चीज के बारे में जो आगे बात करें, इस चीज को हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं, कई सारे, इसको समझने के कई सारे क्या फैक्टर हैं। जैसे कि हम अगर वहां की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी, कंपनी परफॉर्म कैसे कर रही है, उसी बेस पे ही तो हम समझ पाएंगे कि वहां की कैसी सप्लाई है या फिर वहां की कैसी डिमांड है। तो हमें दिख रहा है कि डी के बाद क्या आ जाएगा, आपका ई आ जाएगा। एक पेयर बन गया हमारा डी और ई। अब ये कहां आएगा, हमें ये देखना पड़ेगा। लास्ट में जो हमारा सेंटेंस लिखा 10, इस तरह से, क्योंकि हमें पता है कि जहां पे 10 आ जाता है वो हमारे पूरे सेंटेंस को क्या करता है, कंक्लूड करने का काम करता है। यानी ये जो आएगा वो कहां पे आ जाएगा, आपका बी नंबर का, यानी सबसे लास्ट में आ जाएगा। और एक पेयर हमने यहाँ पे बना ही लिया था जो कि था डी और ए का, जो इस प्लेस पे आपका रख जाएगा। यानी हमारा पूरा जो सेंटेंस बन जाएगा वो क्या बनेगा, एफ सी ए डी ई और वी। तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा। अब एग्जाम में किस तरह से आते हैं क्वेश्चन, इसके कुछ रहते हैं, जैसे कि हमारे सामने आ जाए, जैसे हमारे सामने क्वेश्चन दिया है कि कौन सा सेंटेंस, अब इन हमने जब आइडेंटिफाई कर लिए सारे सेंटेंस में, तो हमें ये बताना होता है कि कौन सा सेंटेंस जो है वो फर्स्ट आ जाएगा। जब हम पूरा अरेंज कर लेंगे उस बेस पे हम ये वाला ही बता देंगे। यानी फर्स्ट कौन सा था हमारा, एफ था। सेकंड कौन सा था, तो हमने क्या बनाया था यहाँ पे पेयर, हमारे सामने ये था एफ सी ए डी ई वी। यानी इस बेस पे हम जो है सारे सेंटेंस जो भी हमारे सामने हैं हम उनका आंसर दे सकते हैं। चाहे फिर वो हमसे पूछे यहाँ पे कि कौन सा आपका सेकंड था या फिर थर्ड या फिर फोर्थ या फिर फिफ्थ, कोई भी पूछेगा तो हम उसका जवाब दे पाएंगे। अगला है हमारे सामने नेक्स्ट पैराजिम्बल, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। सेम प्रोसेस हम फिर से इस चीज को करेंगे कि हमें सबसे पहले क्या करना है, सारे सेंटेंस को एक बार रीड कर लेना है। तो हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे फर्स्ट यहाँ पे लिखा है दे आर क्वालिटेटिव, उनमें क्या होती है, कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है और बहुत ही बड़ी पिक्चर होती है। थिंकर से नहीं, बहुत ज्यादा सोचने वाले होते हैं, मतलब बहुत बड़ा सोच पाते हैं वो लोग, जो कि एक्सपीरियंस जो कि एक्सपीरियंस करते हैं किस चीज को, पूरी दुनिया को, इन टर्म्स ऑफ, चाहे वो किस टर्म में हो, चाहे फिर वो डेस्क्रिप्टिव की हो या फिर सब्जेक्टिव के फॉर्म में हो। यानी उनके पास क्या होती है, मतलब उनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। अगला है दे पे अटेंशन, वो क्या करते हैं, बहुत ही ध्यान देते हैं, टू डिटेल्स, यानी वो डिटेलिंग में ध्यान देते हैं, एंड आर रूल्ड बाय लॉजिक, और वो समझने की कोशिश करते हैं किस चीज को, लॉजिक के थ्रू वो चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। सी नंबर पे लिखा है मीनवाइल, और जो लेफ्ट ब्रेन्ड पीपल होते हैं, इसी दौरान जो भी है लेफ्ट ब्रेन्ड, यानी जो
बाएं दिमाग के जो भी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, टू बी मोर क्वांटिटेटिव एंड एनालिटिकल। जो लेफ्ट ब्रेन के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, और वो क्वांटिटेटिव होते हैं और एनालिटिकल भी होते हैं, यानी विश्लेषणात्मक भी होते हैं। आगे डी नंबर पे वो लोग जो कि राइट ब्रेन के होते हैं वो क्या करते हैं, सपोज करते हैं कि वो किस तरह के होते हैं, उनको माना जाता है, कैसे माना जाता है कि वो बहुत इंट्यूटिव होते हैं, यानी दिमागी रूप से सोचते हैं, और वो क्रिएटिव फ्री थिंकर्स भी होता है, यानी वो क्रिएटिव भी होते हैं और फ्रीली चीजों के बारे में क्या करते हैं, सोच पाते हैं। आगे लिखा है ई नंबर पे, अकॉर्डिंग टू कन्वेंशनल मेथड। कन्वेंशनल यानी जो हमारी परंपरागत जो भी विजडम चला रहा है उस स्पेस पे अगर हम बात करें तो लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें कुछ पर्सनालिटी होती है, जैसे कि कुछ थिंकिंग स्टाइल, उनके अपने सोचने का तरीका होता है, और कुछ करने का वे ऑफ डूइंग थिंग्स, यानी वो अपने हिसाब से चीजों को करते भी हैं, चाहे फिर वो राइट ब्रेन के हो या फिर इधर, चाहे फिर वो राइट ब्रेन हो उनका या फिर वो लेफ्ट ब्रेन हो। तो हमने जब सारे सेंटेंस को पढ़ लिया, अब हमारा जो आया है नेक्स्ट वो क्या है कि हमें सारे सेंटेंस को एक बार रीअरेंज करना है। तो वही प्रोसेस हम अपनाएंगे कि हम पांचों सेंटेंस को यहाँ पे लिख देंगे कि कौन सा सेंटेंस जो है हमारा, क्योंकि 5 है तो हम यहाँ पे 5 देखते हैं। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा फर्स्ट आएगा। तो यहाँ पे लिखा है दे। दे यहाँ पे आपका जो है प्रोनाउन है। प्रोनाउन से पहले हम बात तो करेंगे कि हम किन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारा ए फर्स्ट नहीं हो सकता। सेकंड में अगेन आपका दे लिखा है, यानी ये भी जो है फर्स्ट नहीं हो सकता है। मीनवाइल जहां पे आ जाता है वहां पे वो दो सेंटेंस को कनेक्ट करता है, यानी सेम चीज जो है वो बात करता है कि हमने ये कोई बात कही है, उसके बाद हमने फिर ये बात भी कही है। तो मीनवाइल से भी आपका सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता है। दोज, अगेन दोज, तो दोज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। डी से भी हमें पता चल रहा है कि ये जो है नहीं होगा। अगला है हमारे सामने लास्ट लिखा है आपका ए, अकॉर्डिंग टू कन्वेंशनल मेथड, यानी जब हम पढ़ते हैं तो हमारे सामने बचता है ई, यानी ई हमारा क्या आ जाएगा, फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। ई से हमारा सेंटेंस जो है ई से जो है वो क्या है, हमारा सेंटेंस यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। तो हम बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू कन्वेंशनल मेथड, जो हमारा परंपरागत मेथड चल रहा है। लोग क्या करते हैं, दोनों तरह की मतलब उन्हें पर्सनालिटी होती है, फिर वो चाहे सोचने का हो या कोई काम करने का तरीका हो, और वो दोनों तरह का दिमाग का यूज करते हैं, चाहे वो लेफ्ट साइड का हो, लेफ्ट ब्रेन के लोग हो या फिर राइट ब्रेन के लोग हो। तो हमारे सामने दिख रहा है हमें ए। यहाँ पे आ जाएगा आपका ए, यानी ए से आपका जो है सेंटेंस स्टार्ट हो जाएगा। अब अगेन हमें हमारे सामने 4 सेंटेंस हैं जिसको हमें रीअरेंज करना है। तो हमने बात कर ली दोनों तरह के लोगों की, एक तो आपका राइट ब्रेन और दूसरा है आपका लेफ्ट ब्रेन। अब कहीं ना कहीं जो अगला सेंटेंस आएगा वो इनके बारे में ही डेफिनेशन देगा कि ये दोनों होते कैसे। तो हमारे सामने 2 लिखा है, 2 चीज लिखी, एक तो आपका यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे सामने राइट ब्रेन, और यहाँ पे हम देखें तो ये लिखा है आपका लेफ्ट ब्रेन। तो हमने जैसे पढ़ लिया है, तो कहीं ना कहीं क्या करेंगे हम, जब इन दोनों को पढ़ते हैं तो लिखा है राइट ब्रेन, जो राइट साइड के ब्रेन जिनका रहता है उनको हम क्या मानते हैं, इंट्यूटिव मानते हैं। इंट्यूटिव यानी वो लोग क्या करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, अपने दिमागी रूप से काम करते हैं, और क्रिएटिव फ्री थिंकर्स होते हैं। वो लोग क्या होते हैं, मतलब क्रिएटिव भी होते हैं और फ्रीली चीजों के बारे में सोच पाते हैं। तो अगर हम डी को देखें तो उनमें क्या होता है, अब यहाँ पे 2 चीज आपकी दी गई है, अगर हम इसको पढ़े तो यहाँ पे एक चीज दी गई क्वांटिटेटिव और यहाँ पे लिखा है क्वालिटेटिव। दोनों में फर्क होता है। क्वांटिटेटिव यानी हम किसी संख्या के बारे में बात करते हैं, क्वालिटेटिव मतलब जिसकी कोई क्वालिटी हो, हम उसकी बात करते हैं। तो आपका यानी दोनों चीजों में क्या है, फर्क है। अब हम इस चीज को कहां से कनेक्ट कर सकते हैं, मीनवाइल इसी बीच के दौरान जो है आपकी जो लेफ्ट ब्रेन के जो भी लोग होते हैं वो क्या होते हैं, क्वांटिटेटिव होते हैं और एनालिटिकल होते हैं। यानी उनमें क्या होती है, क्वांटिटी होती है, यानी वो संख्यात्मक रूप से काम करते हैं, और एनालिटिकल मतलब कोई चीज बहुत विश्लेषण करके वो चीजें करते हैं। यानी कि अब हम इनके बारे में ही अगर बात करें तो कहीं ना कहीं इन दोनों में ही होगा। यानी आपका जो है सी जो दे आया है कहीं ना कहीं, या तो ये वाला दे या तो फिर ये वाला दे। तो हम यहाँ पे देखते हैं हमारे सामने एक तो दिया है सी, तो या तो जो है वो सी वो या तो आपका ए को कनेक्ट करेगा या तो जो है वो बी को कनेक्ट करेगा। तो हम पढ़ते हैं इसको, तो क्या क्वांटिटेटिव जिसके अंदर संख्या पे काम करेगा वो कहीं ना कहीं क्या करेगा, वो डिटेलिंग पे ध्यान देगा और वो लॉजिक पे काम करेगा, क्योंकि वो एनालिटिक्स भी काम कर रहा है। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि सी जो है वो किससे कनेक्ट कर रहा है, आपका बी से कनेक्ट कर रहा है। तो एक पैर हमें दिख रहा है सी का, किससे, बी से। आगे हम देखते हैं दूसरी जो हम बात करें वो उन लोगों की बात करें जो कि राइट ब्रेन के लोग होते हैं, जो राइट साइड ब्रेन में काम करते हैं। उनको हम क्या मानते हैं, क्योंकि वो फ्रीली क्रिएटिव फ्री थिंकर्स होते हैं, यानी वो फ्रीली चीजों के बारे में सोच पाते हैं। तो वो क्या होते हैं, उनके पास
बहुत बड़ी पिक्चर होती है थिंकर्स, यानी वो किस तरह की सोचने वाले होते हैं, उनके जो दिमाग होता है वो बहुत ही क्रिएटिव होता है और बहुत ज्यादा चीजों के बारे में सोच पाते हैं। तो हमें दिख रहा है कि डी को जो किस चीज से कनेक्ट कर रहा है, डी का जो पेयर बन रहा है वो किससे बन रहा है, डी का ए से। तो हमें दो पेयर दिख रहे हैं, एक तो सी का बी के साथ और एक दिख रहा है हमें डी का ए के साथ, डी का ई के साथ। अब हमें देखना है हमारे सामने फर्स्ट सेंटेंस था वो तो समझ में आ गया कि ई से स्टार्ट है, एक पेयर बना है सी बी का, एक पेयर बना है डी ए का। तो आना कौन सा है पहले, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि यहाँ पे जो मील वाइल वर्ड जो यहाँ पे दिया है कि दोनों बात को कनेक्ट करता है, कि पहले हमने ये चीज बात कही है उसके बाद हमने दूसरी बात कही है। तो हमारे सामने यानी कि सी बी वाला जो वर्ड है ये कहाँ पे आएगा, ये आपका बाद में आएगा, और डी ए वाला जो वर्ड है वो कहाँ पे आएगा, आपका यहाँ पे आएगा। तो हम पूरे सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम कन्वेंशनल मेथड के बारे में बात कर रहे हैं कि जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उनमें पर्सनालिटी होती है कि वो अपने सोचते हैं, समझते हैं और उनको काम करने का अपना तरीका होता है, चाहे फिर वो राइट ब्रेन के लोग हो या फिर लेफ्ट ब्रेन के। अब आगे हमने क्या करा, सबसे पहले हमने ढूंढ लिया कि कौन सी चीज होते हैं, फिर हमने उनके बारे में डेफिनेशन दी कि वो किस तरह से करते हैं, जो लेफ्ट ब्रेन के लोग होते हैं वो कैसे काम करते हैं और जो राइट ब्रेन के लोग होते हैं वो कैसे काम करते हैं, फिर उन दोनों की जो है वो किस तरह से है, तो वो उसकी डेफिनेशन से हमने उस चीज को कनेक्ट करा है आपस में। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई डी ए और सी और बी, ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। फिर वैसे ही हमारे सामने जो क्वेश्चन आएंगे हम उनको टिक कर पाएंगे यहाँ पे कि अगर फर्स्ट पूछे क्या है या सेकंड पूछे तो हम उसको सॉल्व कर पाएंगे यहाँ से। ये हमारे सामने इसका जो है आंसर दिया है। अगला जो पैराजिम्बल है वो ये दिया है और इसको सॉल्व करने का भी वही तरीका है कि हम सारे सेंटेंस को एक बार पढ़ लेंगे, रीड कर लेंगे। तो फर्स्ट में लिखा है सी वाज नेम्ड, उसका जो नाम पड़ा वो किसके नाम पे पड़ा है, सिटी ऑफ फ्लोरेंस, यानी फ्लोरेंस जो है वो शहर के नाम पे पड़ा है जो कि इटली का शहर था, और जहां पे उसके जो पेरेंट्स थे वो चले गए, कब चले गए, जब दे गॉट मैरिड, जब उनकी शादी हुई 1818 में। सेकेंड नंबर पे लिखा है व्हाट इन 1851, लेकिन 1851 जो है वहां पे फ्लोरेंस जो है वो कहां चली गई, मूव टू जर्मनी, वो जर्मनी चली गई और वहां पे उन्होंने सीखा, क्या सीखा, ऑल अबाउट नर्सिंग, उन्होंने नर्सिंग के बारे में सारी जो है पढ़ाई करी और इवेंचुअली फाइनली क्या हुआ, शी वेंट ऑन टू बिकम द हीरोइन ऑफ क्रीमेन बार। तो इस तरह से वो क्या हो गई, वो बन गई, हीरोइन बन गई, क्रीमेन बार की बन गई। और आगे लिखा है डी नंबर पे फ्लोरेंस नाइटिंगेल, वो क्या थी, नर्स थी एक, जिन्होंने क्या करा है, हु सेव्ड मैनी लाइफ, जिन्होंने कई लोगों की जिंदगियां बचाई 19th सेंचुरी में। अगला है हर फैमिली, उनका जो परिवार था वो नहीं चाहता था उनको कि वो क्या करे, बिकम अ नर्स, उनका जो परिवार था वो नहीं चाहता था कि वो नर्स बने, क्योंकि जो हॉस्पिटल थे वहां पे उस टाइम पे कैसे थे, बहुत डर्टी हुआ करते थे, बहुत साफ नहीं थे और अनसेफ भी थे, और वहां पे जो हॉस्पिटल से थे वो ना तो वो डर्टी थे और कैसे अनसेफ थे, यानी गंदे भी थे और सुरक्षित भी नहीं थे। तो हमने जब सारे सेंटेंस को पढ़ लिया, अब वही प्रोसेस कि हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा सेंटेंस है आपका, कौन सा सेंटेंस है वो फर्स्ट प्लेस पे आएगा। तो यहाँ पे लिखा है सी, तो सी हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, आपका प्रोनाउन दिख रहा है, यानी प्रोनाउन से पहले कहीं तो नाउन आएगा। हमने बात करी सी की, लेकिन वो सी कौन है, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हमें वो सेंटेंस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। बट कंट्रास्ट कैटेगरी को शो करता है, यानी पहले हमने कोई बात करी होगी उसके बाद हम बट लगा के फिर नेक्स्ट सेंटेंस को उससे जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपका बट से भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। अगला है इवेंचुअली, जैसे कि हमने पहले आपको बताया था कि जब इवेंचुअली आ जाता है, कुछ वर्ड रहते हैं जैसे इवेंचुअली, देयरफॉर, सो, तो वो हमारे पूरे सेंटेंस को क्या करते हैं, कंक्लूड करने का काम करते हैं, और इवेंचुअली से कभी भी सेंटेंस शुरुआत हो ही नहीं सकती। तो ये भी आपका फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। नेक्स्ट है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, यहाँ पे हमें कोई नाम दिख रहा है जो कि क्या थी, नर्स थी, जिसके बारे में बताया गया है, तो ये हमारा फर्स्ट हो सकता है। आगे लिखा है हर फैमिली, उनका परिवार, किनका परिवार, तो इससे भी हमें समझ नहीं आ रहा है, यानी जब हमने सारे सेंटेंस को पढ़ा तो हमें समझ में आया कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल की। तो हम वही यहाँ पे लिख लेते हैं सारे सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस हमारा कौन सा हो गया यहाँ पे, डी, फर्स्ट सेंटेंस हो गया आपका डी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल क्या थी, नर्स थी जिन्होंने कई लोगों की जिंदगी बचाई 19th सेंचुरी में। सेकंड हमारी प्रोसेस ये होती है कि हमें अब पेयर बनाने रहते हैं। तो जैसे कि हमें यहाँ पे दिख रहा है, एक वर्ड दिख रहा है 1818, एक दिख रहा है 1891, तो हम कहीं ना कहीं क्रोनोलॉजी रहती है, यानी कोई चीज पहले घटना हुई होगी 1818 में, उसके बाद आपका 1891 आया होगा, यानी पहले कोई घटना हुई होगी 1818 में, उसके बाद ही आपका जो है 1851 जो है वो आया होगा। यानी कि हम यहाँ से समझ सकते हैं कि पहले हमारा ए आएगा और उसके बाद जो है आपका क्या आएगा, बी आएगा। वो कितने पहले आएगा वो हमें नहीं पता, बट हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो है ए सेंटेंस बी से पहले आएगा।
अब हम इसको पढ़ लेते हैं। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल क्या थी? नर्स थी जिन्होंने कई सारे लोगों की जिंदगियां बचाई 19वीं सेंचुरी में। अब उनके बारे में ही आगे बात कर रहे हैं इस सेंटेंस में कि शी वॉज नेम्ड, उनका जो नाम पड़ा, कौन सा नाम पड़ा? उनका जो नाम पड़ा आफ्टर द सिटी फ्लोरेंस, उनका जो नाम पड़ा वो इटली के शहर फ्लोरेंस नाम पे उनका जो है नाम पड़ा। तो हमें दिख रहा है कि डी को कनेक्ट कर रहा है किससे? ए से कनेक्ट कर रहा है। तो डी के बाद क्या आ जाएगा आपका? ए, कि उनका जो नाम पड़ा फ्लोरेंस इटली के नाम पे, जहां पे उनके पेरेंट्स उनको ले गए जब उनकी शादी हुई 1818 में। आगे हम देखते हैं जो लिखा है। अब हमें नेक्स्ट पेयर बनाना है कि कौन सा क्या हो सकता है। तो यहाँ लिखा उनका जो परिवार था, उनकी जो फैमिली थी वो नहीं चाहती थी कि वो क्या बने? नर्स बने, क्योंकि जो हॉस्पिटल थे वो साफ नहीं रहते थे और अनसेफ थे। अब इसको ही हम देखें तो हमें बी दिख रहा है, लेकिन उनके पेरेंट्स तो नहीं चाहते थे कि वो जाएं वहां पे, वो नर्स बने, लेकिन वो क्या करा? उन्होंने 1851 में फ्लोरेंस कहाँ चली गई? जर्मनी चली गई और वहां पे उन्होंने नर्सिंग का सारा कोर्स किया। यानी उनके फैमिली तो नहीं चाहते थे कि वो नर्स बने, लेकिन फिर भी वो कहाँ चली गई? जर्मनी चली गई और वहां पे उन्होंने जो है सारा नर्सिंग का कोर्स करा। तो ई को हमें दिख रहा है कि ई का जो पेयर बन रहा है वो किससे बन रहा है? आपका बी से बन रहा है। तो एक पेयर हमें ठीक है। तो एक पेयर हमें क्या दिख रहा है? आपका ई बी दिख रहा है। आगे लिखा आपका इवेंचुअली। इवेंचुअली जैसे कि हमें पता है कि वो क्या करता है? सेंटेंस को कंक्लूड करने का काम करता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका सी आ जाएगा, यानी लास्ट जो होगा वो आ जाएगा यहाँ पे आपका लास्ट आ जाएगा आपका सी। और हमने जो पेयर बनाया था वो था आपका ई और बी का पेयर बना था। एक बार हम वापस से पूरा पढ़ लेते हैं इसका कि किस तरह से होगा। हमने सबसे पहले बात करी थी किसी व्यक्ति की जिसका नाम याद दिया था फ्लोरेंस नाइटिंगेल, कि वो क्या थी? वो एक नर्स थी। फिर हमने उसके बारे में आगे जो एक्सप्लेन करा था सेकंड सेंटेंस में कि सबसे पहले क्या था? फ्लोरेंस आपका जो था नाइटिंगेल, उसके बारे में हमने बात करी थी। ठीक है, पहले में हमने उनके बारे में बात करी थी कि वो कौन थी। आगे ही ये हमारे सामने नाउन था, नाउन को हमने प्रोनाउन से जोड़ा था कि वो क्या थी। उनका जो नाम पड़ा था वो किसके नाम पे पड़ा था? इटली के शहर के नाम पे उनका जो था वो नाम पड़ा था। फिर हमने आगे बताया इसके बारे में कि उनके जो पेरेंट्स थे वो नहीं चाहते थे वो क्या बने? नर्स बने, लेकिन फिर भी वो कहाँ चली गई? वो जर्मनी चली गई और उन्होंने क्या है वहां पे जाके नर्सिंग की सारी पढ़ाई की और फाइनली वो क्या बनी? वहां पे क्रीमियम जो बार थी वहां की क्या है? हीरोइन के रूप में, मतलब निकल के सामने। हीरोइन मतलब होता है बेसिकली एक क्वालिटी होती है आपका। हीरोइन का मतलब ये नहीं होता कि वो कोई अभिनेत्री है, जैसे हीरो, हीरो का मतलब क्या है? एक हीरोइक क्वालिटी होना वहां पे। वैसे हीरोइन एक क्वालिटी के बारे में वहां पे बताया गया है कि वो एज अ हीरोइन निकल के सामने कहाँ पे? क्रीमियम बार जो है वहां पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका जो पूरा सेंटेंस रीअरेंज हुआ वो क्या हो जाएगा? डी ए ई और बी और सी। अब हमारे सामने इसके जो ऑप्शन आएंगे उनको हम सॉल्व कर पाएंगे, चाहे फिर हमसे फर्स्ट पूछे या फिर सेकंड। सारे सेंटेंस ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट पैराजम्बल। यहाँ पे सेम प्रोसेस, सारे सेंटेंस को पहले हम रीड करेंगे। तो जैसे हमारे सामने 5 सेंटेंस दिए गए, तो फर्स्ट हम रीड करना स्टार्ट करते हैं ए नंबर का, जहां पे लिखा है बहुत डिसेंट। दोनों जो है, एसेंट मतलब होता है कोई चीज चढ़ाई करना, डिसेंट मतलब कोई चीज उतरना। तो यहाँ पे लिखा है बहुत डिसेंट, दोनों जो है वो निकल के आए, कहां से आए? फ्रॉम लीनिएज। लीनिएज मतलब होता है वंशज, यानी दोनों की जो है दोनों आए कहां से आए हैं? दोनों जो है एक वंशज से आए ऑफ द सेम एनिमल, यानी सेम एनिमल, सेम जो जानवर है उनके वो दोनों क्या थे? सेम वंशज थे। और वो क्या हो? इवॉल्व मतलब होता है विकसित होना, डेवलप होना इनटू अ जाइंट बॉडी। और वो विकसित हुए, कैसे विकसित हुए? बहुत ही बड़ी बॉडी में वो क्या हो गए? विकसित होते गए। दैट मेड देम, जिसने उनको बना दिया, क्या बना दिया उनको? लार्जेस्ट क्रिएचर, जिसने उनको बना दिया, क्या बना दिया? बहुत बड़ा जानवर बना दिया। इन द सी, समुद्र का बहुत बड़ा जानवर उनको बना दिया। व्हेन दे लिव, जब वो वहां पे क्या करते थे? रहते थे। सेकंड में लिखा है लगभग 246 मिलियन साल पहले एक जो समुद्र का लिजार्ड होता है छिपकली, ठीक है, एक समुद्र में जो छिपकली थी जिसके एक खोपड़ी, स्कल मतलब खोपड़ी, जिसकी खोपड़ी का क्या था? साइज था। कैसे साइज कितना था? एक ग्रांड पियानो, एक बहुत बड़े पियानो जितना जिसका साइज था। वो उसकी मृत्यु हुई, कहां पे मृत्यु हुई? इन द एंशिएंट ओशन में जिसकी मृत्यु हुई।
दैट इज नाउ नेविडा, जिसको आज के टाइम पे हम नेविडा के रूप में जानते हैं। सी नंबर पे लिखा है जो जाइंट इथियोसोर था वो दिखा, कैसे दिखा? अपीयर्ड मतलब दिखाई दिया। कब दिखाई दिया? ओनली, केवल 3 मिलियन साल पहले वो दिखाई दिया, जब फर्स्ट इथियोसोरस टू द सी, यानी जब पहला जो इथियोसोरस था वो समुद्र में गया, उसके केवल 3 मिलियन साल बाद हमें बड़ा इथियोसोरस दिखाई दिया। ये चीजें कहीं ना कहीं सजेस्ट करती हैं, बताती हैं कि जो समुद्र का लिजार्ड यानी समुद्र की जो छिपकली हुई इवॉल्व्ड बिग बॉडीज, वो कैसे विकसित हुई, कैसे कितनी जल्दी वो क्या हो गई, विकसित हो गई बहुत ही बड़ी बॉडी के रूप में एट अ ब्रेक नेक स्पीड। ब्रेक नेक स्पीड या बोटल नेक स्पीड उसको कहते हैं जब कोई भी चीज बहुत ही तेज, बहुत ही रैपिडली, बहुत ही तेजी से क्या होती है, इंक्रीज होती है, बहुत तेजी से बढ़ती है स्पीड से जब वो बढ़ी। इस सेंटेंस के कहने का मतलब ये है कि जब पहला हमने क्या देखा, इथियोसोरस को हमने पहली बार देखा, कहां पे देखा? समुद्र में देखा। तो केवल हमें 3 मिलियन साल लगे उस छोटे से, उस फर्स्ट इथियोसोरस क्रिएचर को देखने के बाद, जब वो डेवलप हो गया, जब वो कन्वर्ट किसमें हो गया, एक बहुत ही बड़े जाइंट इथियोसोरस के रूप में जब वो डेवलप हुआ, इवॉल्व हुआ, उसमें केवल हमें उस प्रोसेस में केवल हमें 3 मिलियन साल का टाइम लगा। आगे लिखा है बट इट टुक वेल्स, लेकिन यही चीजें किसको लगी? वेल्स को कितने साल लग गए? यही चीजें जो है वेल्स को कितने साल लग गए? 45 मिलियन साल लग गए वेल्स को, ऑफ लिविंग इन द ओशन, जो कि रह रही थी, कहां रह रही थी? समुद्र में रह रही थी, टू इवॉल्व देयर जाइंट बॉडी। यानी वेल्स को कितने साल लगे? 45 मिलियन साल लगे उसको उस इवॉल्व होने, विकसित होने में, उतनी बड़ी जाइंट, उतनी विशाल बॉडी साइज बनाने में उसको 45 मिलियन साल लग गए। ऑल्दो, हालांकि जो इथियोसोरस है एंड वेल्स है वो क्या है? वो सेपरेट हुए, वो अलग हुए। कब वो अलग हुए? बाय अ फ्यू 100 मिलियन ईयर। हालांकि जो है इथियोसोरस और जो वेल्स है वो अलग हो गए। कब अलग हुए? कुछ 100 मिलियन साल पहले अलग हुए, लेकिन फिर भी उनमें क्या है? बहुत सारी चीजें ऐसी, अलॉट, उनमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि क्या है? कॉमन है। तो हमने सारे सेंटेंस को रीड कर लिया, अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सेंटेंस फर्स्ट प्लेस पे आएगा। तो हमारे सामने जैसे 5 सेंटेंस दिए गए हैं। फर्स्ट सेंटेंस पे क्या आएगा? बोथ डिसेंड, यानी दोनों की दोनों कहते हैं। कौन सी दोनों? किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? फर्स्ट से हमें कुछ इन्फो नहीं हो रहा है कि कौन सा फर्स्ट आएगा। सेकंड में लिखा है लगभग 240 मिलियन ईयर्स एगो, यानी लगभग 240 मिलियन साल पहले। एक कहानी के रूप में हो रहा है, ये हमारा फर्स्ट हो सकता है कि हम यहाँ पे बैकड्रॉप बना रहे हैं, पृष्ठभूमि बना रहे हैं कि यहाँ से बहुत सालों पहले कुछ कहानी होती थी, उसके बाद क्या होता था वो आगे बताया जाएगा। तो हो सकता है कि हमारे सामने बी फर्स्ट हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, लिखा है जाइंट इथियोसोरस दिखाई दिया 3 मिलियन साल पहले, लेकिन वेल्स को कितने साल पहले लगा? 45 मिलियन साल लगा। यानी ये कहीं ना कहीं दोनों के बारे में जो है वो एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि ये ऐसा होगा, फिर वो वैसा, उसको इतना टाइम लगा। बट इनसे भी हमारा फर्स्ट सेंटेंस इन्फर नहीं हो रहा है। आगे लिखा है हालांकि जो इथियोसोरस है और वेल्स है ये दोनों अलग हुए, कितने साल पहले हुए? 100 मिलियन साल पहले हुए। तो दोनों के बारे में बता रहे कि ये अलग हुए इतने साल पहले, लेकिन जब हमने पूरे सेंटेंस को पढ़ा तो हमें समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो पूरी पृष्ठभूमि बताई जा रही है, एक जनरल सेंटेंस हमें दिख रहा है, वो कौन से सेंटेंस में दिख रहा है? बी में, यानी बी वाला सेंटेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा? हमारा फर्स्ट सेंटेंस हो जाएगा बी। अब हमें यहाँ पे बताना है बी से जो है हमारा सेंटेंस जो है वो स्टार्ट हो रहा है। अब हमें पेयर बनाने स्टार्ट करना है कि कौन सा सेंटेंस का पेयर होगा। अब यहाँ पे लिखा है ऑल्दो, हालांकि जो है इथियोसोरस जो है और वेल्स दोनों की दोनों अलग तो हो गए कुछ सालों पहले, लेकिन उनमें अभी भी क्या है? उनमें दे हैव अ लॉट इन कॉमन, उनमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो दोनों क्या थी? कॉमन थी। अब वो चीजें कॉमन कौन सी चीज थी? दोनों के दोनों। ई के बाद अगर हम ए को देखें तो क्या लिखा है? दोनों के बारे में बता रहे, किसके बारे में? इथियोसोरस और वेल्स। दोनों में क्या है? कॉमन चीजें। कौन सी कॉमन चीजें? वो ये चीजें हैं कि दोनों की दोनों कहां से आती है? सेम एनिमल। दोनों की दोनों वंशज हैं, सेम एनिमल, उसी सेम जानवर के ही वंशज हैं दोनों। और दोनों क्या हुए? इवॉल्व हुए। कैसे इवॉल्व हुए? बहुत ही बड़ी बॉडी में इवॉल्व हो गए, जिन्होंने उनको बना दिया समुद्र का सबसे बड़ा जानवर। तो हमें दिख रहा है कि ई के बाद जो क्या बन रहा है, ई का जो पेयर बन रहा है वो किससे बन रहा है? ए, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या करी है? दोनों के बारे में बात करी है और बताया कि दोनों में सिमिलैरिटीज कौन सी है। उस सिमिलैरिटी के बारे में हमने ए में एक्सप्लेनेशन दिया है कि वो कौन कौन सी है, कि दोनों जो है सेम वंश के थे। आगे हम देखें तो ई के बाद जो है आपका ए आ जाएगा। अब हमारे सामने 2 सेंटेंस दिए हैं। कौन से? एक तो ये दिया है कि जायंट जो इथियोसोरस है वो हमें कब दिखा? लगभग 3 मिलियन साल पहले, 3 मिलियन साल बाद दिखा। लेकिन आगे लिखा है लेकिन वेल्स को कितना लगा? 45 मिलियन। यानी इथियोसोरस को तो केवल कितने साल लगे? 3 मिलियन साल लगे, जबकि उसी प्रोसेस में जो वेल्स है उसको कितने लगे? 45 मिलियन साल लग गए। तो हमें दिख रहा है कि सी के बाद डी आएगा।
सी के बाद डी आएगा आपका। तो हम पहले उनके बारे में पहले हमने बता दिया कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से आए, लगभग 240 मिलियन साल पहले आए। फिर हमने उसके बारे में बताया कि आपका जो इथियोसोर्स व्हेल थे वो क्या थे, उनमें क्या क्या चीजें कॉमन थी। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ई और ए आ जाएगा, ई और ए, यानी इथियोसोर्स थे, ठीक है, उनमें क्या क्या चीजें कॉमन थी। फिर कॉमन क्या कहते कि वो दोनों सेम वंशज से थे, ठीक है, कहाँ से थे, फिर उनके वंशज सेम थे, फिर वो इवॉल्व कैसे हुए, फिर वो वाली प्रोसेस आ जाएगी, यानी ई के बाद ए आ जाएगा आपका। उसके बाद उनको कितना टाइम लगा, तो उसमें बताया कि जाइंट इथियोसोर्स को तो कितने साल लगे, 3 मिलियन साल लगे, जबकि उसी प्रोसेस में जो वेल्स है उसको कितने साल लगे, उसको 45 मिलियन साल लगे। यानी आपका सी और डी कहाँ जाएगा, सी और डी जो है वो लास्ट में आ जाएगा यहाँ पे, सी और डी, यानी पूरा सेंटेंस हमारा बन जाएगा बी ई ए और सी और डी। ये हमारा पूरा पैराजम्बल जो है वो रीअरेंज हो गया है। अब वही कि हमारा जो अगर फर्स्ट आता है, कौन सा फर्स्ट आएगा तो हम बता पाएंगे। आंसर ये हो जाएगा सारा बी ई ए और सी और डी। नेक्स्ट है लास्ट पैराजम्बल हमारे सामने। यहाँ पे जो है सेंटेंस दिए हैं कुछ एफ तक, यानी 6 सेंटेंस दिए हैं जिनको हमें रीअरेंज करना है। प्रोसेस वही है कि हमें सबसे पहले सारे सेंटेंस को रीड करना पड़ेगा। तो हमने पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लिखा है द होम कंसिस्टेड ऑफ अ मेज, यानी जो घर था उसमें कई सारी चीजें थी। कंसिस्ट ऑफ अ मेज, मेज होता है चक्रव्यूह या फिर भूल भुलैया बोल सकते हैं, कि जो घर था उसमें कई सारी चीजें थी, कुछ चक्रव्यूह की तरह थी। जैसे आइडेंटिफाई पैसेज, पैसेज होता है मार्ग, कोई रास्ता जिसमें कुछ आइडेंटिफाई यानी पहचानने के लिए कुछ रास्ते थे, और कुछ स्टेयरकेसेस मतलब सीढ़ियां थी, कुछ रास्ते भी थे और कुछ सीढ़ियां भी थी, ऑल लीडिंग टू द 13th फ्लोर। लेकिन वो सारे के सारे जा कहाँ रहे थे, कुछ उसमें रास्ते भी थे और कुछ सीढ़ियां भी थी, लेकिन वो जा कहाँ रहे थे, वो घूम फिर के जा रहे थे टू द 13th फ्लोर। वो सारे के सारे लीड कर रहे थे, वो कहाँ जा रहे थे, 13th फ्लोर पर ही जा रहे थे। आगे लिखा है मोस्ट पीपल, जो बहुत सारे जो वहां के लोग थे, नेवर मेड इट, उन्होंने कभी भी ये चीजें नहीं करी, टू द 13th फ्लोर, यानी वो 13th फ्लोर तक गए ही नहीं। स्कैर्ड वाई, क्योंकि वो क्या करते थे, स्कैर्ड मतलब उनको डर था। बाई पीपल, उनको इस चीज का, उन लोगों को इस चीज का डर था कि वहां पे लोग क्या होंगे, ड्रेस्ड अप होंगे एंड घोस्ट एंड गर्ल्स होंगे, यानी वहां पे उनको ऐसा डर था कि वहां पे भूत वगैरह रहे होंगे। तो इस वजह से वो क्या 13th फ्लोर पे कभी जा ही नहीं पाए। आगे लिखा है देयर इज अ हॉन्टेड हाउस, यहाँ पे एक डरावना घर था, हॉन्टेड मतलब डराने वाला घर था, इन द सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया, यहाँ पे कुछ एक घर था, डरावना घर था। नेक्स्ट है व्हाट वी डू नॉट नो, लेकिन हमें इस बारे में नहीं पता कि व्हाट दे फाउंड, उन्होंने यहाँ पे कौन सी चीज पाली आउट ऑफ दिस फ्लोर, इस फ्लोर पे उनको कौन सी चीजें मिल गई, क्योंकि दे वर नेवर सीन आफ्टर दैट फैटफुल पार्टी, क्योंकि उस पार्टी के बाद वो कभी नजर ही नहीं आए, वो कभी भी क्या हुए, दे वर नेवर सीन, वो कभी दिखे ही नहीं। आगे लिखा है ई नंबर पे, मैनी ईयर एगो, कई साल पहले जो इन्विटेशंस भेजे गए, इन्विटेशन वर सेंट आउट, इन्विटेशन भेजे गए, लोगों को भेजे गए और उनसे पूछा गया कि उनसे मतलब बोला गया कि वो अटेंड करे हैलोवीन पार्टी, जो एक पार्टी हो रही थी, कहाँ पे, हेयर मतलब उसी घर के बारे में बताया गया होगा कि जो पार्टी वहां पे हुई उसके बारे में लोगों को इन्विटेशन मिले। और उनमें से 2 लोग भी थे जिनका नाम था जैक और मैरी, यानी 2 लोग जो थे जैक और मैरी भी थे अमंग्स द इनवाइटीज, यानी जिनको बुलाया गया उनमें 2 लोग थे, एक तो जैक था और एक मैरी, ये लोग भी थे। आगे लिखा है बट जैक एंड मैरी मेड इट टू 13th फ्लोर डेस्पाइट ऑल दिस, लेकिन जो जैक और मैरी थे वो 13th फ्लोर तक पहुंच पाए डेस्पाइट ऑल दिस, मतलब इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी वो वहां पे 13th फ्लोर तक पहुंच पाए। हमने सारे सेंटेंस को पढ़ लिया। अब प्रोसेस वही है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फर्स्ट सेंटेंस होगा। तो यहाँ पे क्योंकि 6 सेंटेंस है तो हम यहाँ लिख लेते हैं 6 सेंटेंस के लिए 6 सेंटेंस। अब हम पढ़ते हैं द होम कंसिस्ट, एक रूल होता है आपका, जब भी हमें दिख जाए कोई भी चीज द होम और यहाँ पे लिखा है अ होम, जैसे कि हम बात करें, हम बोल दें अ पेन या फिर द पेन, यानी हम उसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, या हम बोल दें अ किंग या फिर द किंग। तो जब भी हम बात करते हैं तो हमेशा यानी इस सेंटेंस वाला जो होता है ना आपका जो वर्ड होता है वो हमेशा ही पहले आता है, फिर हम उसके बारे में ही जब बात करते हैं, आगे जब भी हमें बात करनी होती है तो द पेन, यानी द वाला सेंटेंस हमेशा बाद में आता है और आ वाला सेंटेंस जो है हमेशा फर्स्ट आता है। तो यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो आपका द होम, यानी इससे आपका सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि हमारे सामने क्या अ हॉन्टेड होम भी है, तो हमारे सामने जो है वो सी हो सकता है बट ए नहीं हो सकता। आगे लिखा है मोस्ट पीपल नेवर मेट इट, फिर वही 13th फ्लोर के बारे में एक्सप्लेनेशन दी गई है कि कैसे लोग वहां पे डरते थे। आगे लिखा है नेक्स्ट में
सी आपका फर्स्ट हो सकता है। डी नंबर पे देखें तो बट से सेंटेंस कभी स्टार्ट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है मैनी ईयर एगो, कई साल पहले इन्विटेशन भेजे गए इस तरह से, फिर उनसे पूछा गया कि अटेंड करें। तो कहीं ना कहीं हम इन दोनों में देखें तो हम जो पर्टिकुलर बात कर रहे हैं वो किसी ना किसी हॉन्टेड घर के बारे में बात कर रहे हैं। तो इन दोनों में देखें तो भी हमारा जो है ई नंबर का सेंटेंस फर्स्ट नहीं हो सकता है। आगे लिखा है बट, अगेन वर्ड से है तो वर्ड से सेंटेंस आपका स्टार्ट नहीं हो सकता। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे कि आपका जो सेंटेंस स्टार्ट होगा वो कहां से होगा, सी से स्टार्ट हो जाएगा कि हमने जो बात करी है कि हम जो बात करें वो किसके बारे में बात करें, पर्टिकुलर एक घर के बारे में बात करें जो बहुत डरावना घर था। आगे लिखा है आप घर के बारे में ही जो डेफिनेशन दी जा रही है कि एक घर था, एक हॉन्टेड घर था। अब उस घर में कई सारी चीजें थी, वो कौन सी थी, द होम कंसिस्टेड ऑफ मेज, घर में कई सारी चीजें थी, जैसे कि क्या थे, कुछ मार्ग थे, कुछ रास्ते थे, कुछ सीढ़ियां थी जो कि कहां तक जा रही थी, सारी की सारी चीजें कहां तक जा रही थी, 13 फ्लोर तक ही जा रही थी। तो हमें दिख रहा है कि सी के बाद क्या आएगा, आपका ए आएगा। यानी पहले हमने बात करी किसी घर की और उस घर में क्या क्या चीजें थी, कुछ रास्ते थे जो कि हर रास्ता कहां लेके जा रहा था, हमें 13 फ्लोर तक ही लेके जा रहा था। तो आपका जो है वो सी के बाद क्या आ जाएगा, आपका ए आ जाएगा। अब हमें दिख रहा है नेक्स्ट, फिर क्या हुआ, फिर कुछ इन्विटेशंस मिले। इन्विटेशंस में उनसे मतलब बोला गया कि भाई उनको अटेंड करना है। उनमें से 2 लोग भी थे जो कि जैक और मैरी भी थे, उनमें से इनवाइटीज थे, ये कहीं आ सकते हैं। अब हम पेयर बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें लिखा है मोस्ट पीपल नेवर मेड इट, बहुत सारे लोग इस चीज को कभी कर ही नहीं पाए, यानी 13 फ्लोर तक वो पहुंच ही नहीं पाए क्योंकि वो डरते थे घोस्ट से एंड गावल से। लेकिन जैक एंड मैरी मेड इट, मतलब कोई नहीं कर पाया, कोई पहुंच नहीं पाया, लेकिन जैक और मैरी क्या हो, वहां तक पहुंच गए। तो हमें एक पेयर दिख रहा है कहां पे, बी और एफ का। एक पेयर हमें दिख रहा है यहाँ पे आपका बी और एफ। अब ये कहां आएगा इस चीज को हमें देखना पड़ेगा। जैक एंड मैरी हो गए। अब नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट बचा है हमारे सामने, मतलब ये वाला एफ भी हो गया हमारे सामने। और ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिखेगा पहले क्या होगा, कुछ हमें इनविटेशन मिलेगा, फिर इनविटेशन में ही क्या होगा, इनविटेशन भेजे गए, उनमें से कुछ लोग थे जैसे जैक था और मैरी था। फिर जैक और मैरी को क्या हुआ, लोग वहां पे पहुंच नहीं पाए, लेकिन जैक और मैरी वहां पे पहुंच गए। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है पहुंचेंगे तो तब जब उनको इनविटेशन दिया जाएगा। तो इनविटेशन वाली लाइन कहां पे आ जाएगी, ई वाली लाइन कहां पे आ जाएगी आपकी, बी और एफ से पहले आ जाएगी आपकी ई वाली लाइन। आगे लिखा आपका नेक्स्ट जो लास्ट लाइन बची है वो क्या लिखी है आपकी, बट वी डू नॉट नो, लेकिन हम नहीं जानते हैं, क्या नहीं जानते हम, कि दे फाउंड, दे किसके लिए यहाँ पे आया है, दे लिखा है कि हमें नहीं पता कि दे फाउंड आउट ऑन दिस फ्लोर, कि वो उनको वहां पे उस फ्लोर में ऐसी कौन सी चीज मिली, क्योंकि वो वहां पे पहुंचने के बाद आफ्टर दे नेवर सीन आफ्टर, क्योंकि वो कभी दिखाई नहीं, वो वहां पहुंच तो गए, यानी जैक और मैरी जो थे वो वहां पहुंच तो गए, 13 फ्लोर पे पहुंच तो गए, लेकिन वहां पे पहुंचने के बाद वो उसके बाद कभी भी उस फेटफुल पार्टी, उस पार्टी के बाद कभी भी दिखाई दिए ही नहीं। तो हमें क्या आ जाएगा हमारे सामने, डी जो है वो लास्ट आएगा, यानी पूरा सेंटेंस यहाँ पे रीअरेंज हो जाएगा, बी और एफ और डी। यानी एक बार हम पूरा सेंटेंस वापस पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमने किसके बारे में बात करी है, सबसे पहले हमने बात करी किसी घर के बारे में कि कोई घर था, फिर उसकी विशेषता बताई, उस घर में क्या क्या थी, स्टेयर थी जो कि सारी कहां जा रही थी, 13 फ्लोर पे जा रही थी। फिर आगे जो लिखा है कि कुछ इनविटेशन दिए गए, सबको दिए गए, उनमें से 2 लोग थे जैक और मैरी, 2 लोग भी थे, लेकिन लिखा है बहुत सारे लोग थे वो वहां पहुंच नहीं पाए क्योंकि 13 फ्लोर पे उनको डर लगता था कि वहां पे कुछ घोस्ट वगैरह है, तो वो वहां पे पहुंच ही नहीं पाए। लेकिन जैक एंड मैरी जो है वो वहां पे पहुंच गए, 13 फ्लोर तक पहुंच गए। लेकिन फिर क्या है आपका, लेकिन लिखा है कि वी डू नॉट, लेकिन हम नहीं जानते कि वो वहां पहुंच तो गए, लेकिन पहुंचने के बाद उनको वहां पे कौन सी चीज मिली, कौन सी चीज उन्होंने उस चीज को पाली कि उसके बाद जो है वो दे वर नेवर सीन आफ्टर, कि वो उस पार्टी के बाद फिर वापस कभी दिखे ही नहीं। तो हमारे सामने ये पूरा सेंटेंस जो है वो रीअरेंज हो चुका है। फर्स्ट पूछे तो हम इसका बता सकते हैं कि कौन सा फर्स्ट आएगा आपका, और इसी तरह से सारे हम सेंटेंस को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें। अच्छा ये भी है, फुल है। इस चैनल को लाइक करें, इस चैनल को लाइक करिए आप, और सब्सक्राइब एंड फॉलो करिए इस तरह की और वीडियो पाने के लिए। थैंक यू।